ये कहानी है एक रैपर की जो अपने संगीत से व्यवस्था को चुनौती देता था। आज वही शख्स उसी व्यवस्था के केंद्र में है और कुछ लोग उसे नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन क्या एक विद्रोही नायक सत्ता की जटिलताओं में जिंदा रह सकता है? ये काठमांडू की गलियों से निकलकर नेपाल की राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करने वाले एक ऐसे इंसान की कहानी है। ये कहानी है बालन शाह की। जरा सोचिए, एक देश जो दशकों से राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और टूटे हुए वादों के बोझ तले दबा है। जनता निराश है, खासकर युवा पीढ़ी, जिनका अपनी राजनीतिक व्यवस्था से भरोसा ही उठ चुका है। फिर एक दिन एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो किसी राजनीतिक घराने से नहीं है, जिसके पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। वो एक इंजीनियर है, एक रैपर है, जिसकी कविताएं और गीत भ्रष्टाचार पर सीधी चोट करते हैं। और वो शख्स कहता है, अब मैं सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से बदलूंगा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये नेपाल की हकीकत है, जहां बलेन्द्र शाह, जिन्हें दुनिया बालेन के नाम से जानती है, ने राजनीति के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बालन शाह कौन है, आज सवाल ये है कि क्या वो नेपाल के भविष्य का नया अध्याय लिखेंगे या इतिहास का एक और भूला हुआ हीरो बनकर रह जाएंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जहां से बालन शाह का उदय हुआ। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश, लंबे समय से एक गहरे राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। दशकों से देश की सत्ता कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। गठबंधन बनते ही सरकारें गिरती हैं और इस सियासी खेल के बीच आम नागरिक की जरूरतें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा था। सरकारी परियोजनाओं में देरी, भाई भतीजावाद और जवाबदेही की कमी ने जनता के मन में गहरी हताशा भर दी थी। हर चुनाव में वही चेहरे, वही वादे और चुनाव के बाद वही नतीजा। युवाओं के लिए अवसर सीमित थे और बेहतर भविष्य की तलाश में हर साल हजारों नेपाली विदेश जाने को मजबूर थे। काठमांडू, देश की राजधानी, जो कभी अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती थी, अब कचरे के ढेरों, बेकाबू ट्रैफिक जैम और प्रदूषण की चपेट में थी। ये एक ऐसा माहौल था जहां बदलाव की भूख तो थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पारंपरिक नेताओं पर से लोगों का भरोसा इस हद तक उठ गया था कि वो किसी भी नए विकल्प को आजमाने के लिए तैयार थे। उन्हें एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो इस सड़ी गली व्यवस्था का हिस्सा ना हो, जो उनकी जुबान में बात करे और जो नतीजे देने का साहस रखता हो। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक अप्रत्याशित नायक का आगमन हुआ। बालन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में ही हुआ था। उनका बचपन और जवानी इसी शहर की गलियों में बीती, जहां उन्होंने व्यवस्था की कमियों को बेहद करीब से देखा। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर करने भारत भी आए। उनके पास एक सफल इंजीनियर के तौर पर अपना करियर बनाने का पूरा मौका था, लेकिन उनके अंदर एक कलाकार भी था, एक रैपर जो चुप नहीं रह सकता था। 2012 से ही बालेन नेपाली हिप हॉप सीन का एक जाना पहचाना नाम बन गए थे। उनके रैप सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वो सामाजिक आईना थे। वो अपने गानों में गरीबी, असमानता और सबसे बढ़कर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर बिना किसी लाग लपेट के हमला करते थे। नेप हॉप को श्रीपेज जैसे लोकप्रिय हिप हॉप रियलिटी शो के जज के रूप में उन्होंने युवाओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो उस पीढ़ी की आवाज बन गए थे जो बदलाव चाहती थी, लेकिन जिसे कोई मंच नहीं मिल रहा था। तो एक रैपर ने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? बालेन के लिए ये एक स्वाभाविक कदम था। वो सालों से अपने संगीत के जरिए जिन समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, अब उन्हें लगा कि सिर्फ बात करने का वक्त खत्म हो गया है। एक इंजीनियर के तौर पर वो समस्याओं को हल करना जानते थे और एक कलाकार के रूप में वो लोगों से जुड़ना जानते थे। भ्रष्टाचार, नाकामी और टूटे हुए सिस्टम से तंग आकर उन्होंने अपनी कला और प्रोफेशन को दांव पर लगाकर सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। 17 दिसंबर 2021 को उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए काठमांडू के मेयर पद के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी की घोषणा की। कई लोगों ने इसे एक मजाक समझा,
एक रैपर जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उन्होंने बालेन की अपील को कम आंका था। बालेन का चुनावी अभियान पारंपरिक अभियानों से बिल्कुल अलग था। उनके पास बड़ी रैलियां करने के लिए ना तो पैसा था, ना ही स्थापित राजनीतिक नेटवर्क का सहारा। उनकी ताकत थे सोशल मीडिया और युवा स्वयंसेवक। उनका घोषणा पत्र साफ और व्यवहारिक था। कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं, भ्रष्टाचार पर लगाम और काठमांडू की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो हर दिन शहर के नागरिकों को परेशान करते थे। और फिर आया 2022 का स्थानीय चुनाव। नतीजे चौंकाने वाले थे। बालेन शाह ने 61,767 वोट हासिल करके एक तरफा जीत दर्ज की। उन्होंने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जैसे दो सबसे बड़े दलों के उम्मीदवारों को 23,000 से ज्यादा वोट के भारी अंतर से हराया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये यथास्थिति के खिलाफ एक विद्रोह था। काठमांडू ने पहली बार एक स्वतंत्र उम्मीदवार को अपना मेयर चुना था। युवाओं ने, जिन्हें अक्सर राजनीति से उदासीन माना जाता था, इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई। 30 मई 2022 को पदभार संभालने के बाद बालेन ने दिखाया कि वो सिर्फ बातें करने वाला नेता नहीं है। उनका पहला कदम था नगर परिषद की बैठकों का लाइव प्रसारण शुरू करना। यह पारदर्शिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने शहर के कामकाज को जनता के लिए खोल दिया। उन्होंने दशकों से चले आ रहे कचरा संकट को हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनके बुलडोजर अभियान से। उन्होंने शहर के नक्शे के खिलाफ बने अवैध निर्माणों को गिराना शुरू कर दिया, चाहे वो कितने भी ताकतवर लोगों की क्यों ना हो। सड़कों को चौड़ा करने और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सख्ती दिखाई। इन कामों ने उन्हें रातों रात एक एक्शन हीरो बना दिया। लोगों ने पहली बार देखा कि कोई नेता है जो ताकतवर लोगों से टकराने का साहस रखता है। लेकिन क्या बालेन के तरीके बहुत कठोर थे? उनके इस रवैये ने विवादों को भी जन्म दिया। फुटपाथ विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई और अवैध बस्तियों को हटाने के तरीकों की काफी आलोचना हुई और उन पर गरीबों के प्रति असंवेदनशील होने के आरोप लगे। आलोचकों ने कहा कि उनका तरीका तानाशाही था और वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे। उन पर यह भी आरोप लगे कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर काम नहीं कर पाते और विकास के बजट का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। इस तरह बालेन की छवि एक आउटसाइडर से बदलकर एक डिसरप्टर की बन गई। युवाओं के लिए एक नायक, लेकिन स्थापित व्यवस्था और आलोचकों के लिए एक खलनायक। मेयर के रूप में बालेन शाह के साहसिक लेकिन विवादास्पद कामों ने उन्हें काठमांडू से निकालकर पूरे नेपाल में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। वो सिर्फ एक मेयर नहीं रह गए थे, वो बदलाव की एक राष्ट्रीय उम्मीद बन गए थे। उनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि और पारंपरिक दलों को चुनौती देने के लिए उनके साहस ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया। लोग उनमें एक ऐसा नेता देखने लगे जो दशकों पुरानी राजनीतिक जड़ता को तोड़ सकता है। ये उम्मीद तब और मजबूत हो गई जब सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी आंदोलन शुरू हुआ। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन के दौरान बालेन शाह ने खुलकर युवाओं का समर्थन किया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बालेन फॉर पीएम का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। लोगों को लगा कि अगर एक शख्स काठमांडू जैसे जटिल शहर को बदलने की कोशिश कर सकता है तो शायद वो पूरे देश के लिए भी कुछ कर सकता है। राजनीतिक उथल पुथल तब और बढ़ गई जब 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को युवाओं के भारी विरोध के बाद इस्तीफा देना पड़ा। देश में एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। कई लोगों ने बालेन शाह पर एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका लक्ष्य बड़ा था, वो कोई स्थायी भूमिका नहीं चाहते थे। उनकी नज़र सीधे प्रधानमंत्री के पद पर थी और वो भी पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। अब सवाल ये था कि एक स्वतंत्र मेयर राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज की बिसात पर अपना अगला कदम कैसे चलेगा। और फिर बालेन शाह ने वो कदम उठाया जिसने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। 18 जनवरी 2026 को उन्होंने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को अधूरा छोड़ दिया, एक ऐसा वादा जिसे उन्होंने अपने मतदाताओं से किया था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। इसके तुरंत बाद वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी में शामिल हो गए, एक अपेक्षाकृत नई पार्टी जिसने भ्रष्टाचार विरोधी और सुशासन के एजेंडे पर लोकप्रियता हासिल की थी। आरएसपी ने उन्हें न केवल पार्टी में शामिल किया बल्कि 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों के लिए
अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और उनके चुनाव लड़ने का मैदान भी सांकेतिक था। झापा 5 ये वही निर्वाचन क्षेत्र है जो नेपाल की राजनीति के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का गढ़ माना जाता है। ये सीधा टकराव था, नई पीढ़ी बनाम पुरानी व्यवस्था, एक स्वतंत्र आवाज बनाम एक स्थापित राजनीतिक साम्राज्य। बालेन का यह कदम एक दोधारी तलवार साबित हुआ। उनके समर्थकों ने इसे एक साहसिक और जरूरी कदम बताया। उनका मानना था कि असली बदलाव केवल तभी संभव है जब देश का नेतृत्व ही बदल दिया जाए। हालांकि उनके आलोचकों और यहां तक कि कुछ पुराने समर्थकों ने इसे एक धोखे के रूप में देखा। उन्होंने तर्क दिया कि बालेन ने काठमांडू के मतदाताओं का भरोसा तोड़ा है, जिन्होंने उन्हें शहर की समस्याओं को हल करने के लिए 5 साल का जनादेश दिया था। मेयर के रूप में कार्यकाल पूरा न करने के उनके फैसले ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। क्या वो सत्ता के भूखे थे या ये वाकई एक बड़ी लड़ाई के लिए एक छोटी लड़ाई छोड़ने की रणनीति थी? आज जब वो झापा 5 में लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ को उम्मीद दिखती है तो कुछ को शक होता है। जब चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उन्हें नोटिस भेजता है तो ये उनके संघर्ष को और जटिल बना देता है। उनका अभियान भी अनोखा है। बड़ी बड़ी रैलियों के बजाय वो शांति से देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से सीधे मिल रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। ये स्थिति नेपाल को एक ऐतिहासिक चौराहे पर ले आई है। एक तरफ केपी शर्मा ओली जैसे अनुभवी राजनेता है जिनके पास दशकों का अनुभव और एक मजबूत पार्टी संगठन है। दूसरी तरफ बालन शाह है जिनके पास युवाओं की ऊर्जा, सोशल मीडिया की ताकत और बदलाव की जबरदस्त इच्छा है। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की, दो पीढ़ियों की और नेपाल के भविष्य के लिए दो अलग अलग नजरियों की लड़ाई है। आप बालन शाह के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनका मेयर पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल होना सही था? क्या एक स्वतंत्र और विद्रोही आवाज राष्ट्र सत्ता की जटिल मशीनरी में सफल हो सकती है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही गहरी और विश्लेषणात्मक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बालन शाह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अपने सबसे अहम मोड़ पर है। वो एक प्रतीक बन चुके हैं आशा, भय, बदलाव और अनिश्चितता का। उनके समर्थक उनमें एक मसीहा देखते हैं जो नेपाल को उसकी सभी बीमारियों से मुक्त कर सकता है। उनके आलोचक उन्हें एक अनुभवहीन और आवेगी व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो देश को अराजकता की ओर ले जा सकता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। बालन शाह ने निस्संदेह नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक अकेला शख्स भी बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई है। मेयर बनना एक बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनना और एक पूरे देश को चलाना अलग बात है। क्या वो लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? क्या वो एक पार्टी के भीतर काम करते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या वो उन वादों को पूरा कर पाएंगे जो उन्होंने किए हैं? 5 मार्च 2026 को जब नेपाल के लोग वोट देंगे तो वो सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे, वो अपने भविष्य का चुनाव करेंगे। और इसी चुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि बालन शाह नेपाल के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय लिखते हैं या फिर एक ऐसे नायक के रूप में याद किए जाते हैं जिसने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंत में व्यवस्था के चक्रव्यूह में खो गया। केवल समय ही बताएगा कि वो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं या एक भूले हुए हीरो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।